अगर किसी देश से बदला लेना हो तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी बर्बाद की जाती है और इंडिया के साथ एक्चुअली यही करने की कोशिश हो रही है। और मंडे की मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होने की भी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो मेन न्यूज़ आ रही है जिसके बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली इंडिया और चाइना को मेनली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो नेशन है ये एमर्जिंग मार्केट है। चाइना को हम एमर्ज्ड मार्केट समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी एमर्जिंग मार्केट में इसको कंसिडर किया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है ये और इंडिया पे क्यों कम होगा, इसी के साथ साथ जो INR आज की डेट में 90 रुपए पर डॉलर पे पहुंच चुका है, हो सकता है बहुत जल्दी 91 और 92 तक भी आता हुआ दिख जाए। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स के साथ। बेसिकली ये कार्बन टैक्स हमें क्या कहता है कि जो काफ़ी सारे मेटल्स हैं उसके ऊपर कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आपको ही पता है, अगर मैं स्टील प्रोड्यूस कर रहा हूँ या आयरन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारा कोयला जलता है, जिस वजह से जो कार्बन एमिशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि जिस भी कंट्री से यूरोप के लोग स्टील खरीद रहे हैं या आयरन खरीद रहे हैं और उस कंट्री के अंदर कार्बन से रिलेटेड कोई भी टैक्स फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब वो देश अपने जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर कार्बन एमिशन टैक्स नहीं लगाता है, सो यूरोपियन यूनियन कार्बन एमिशन टैक्स लगाएगा अपने लोगों के ऊपर। यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई है जिसको कह रहे हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये बॉडी क्या करेगी कि तभी स्टील और आयरन यूरोप के देशों के अंदर आ रहा है, वो देखेंगे कि ये स्टील या आयरन कहाँ से आ रहा है और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की स्टील इंडस्ट्री पे ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो यूरोप देखेगा कि अच्छा हमारे देश के अंदर इंडिया से ये स्टील आया है तो जो इंपोर्टर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब ये जब टैक्स लग जाएगा तो इससे क्या होने वाला है, जो हमारा स्टील 100 रुपए में बिकता था यूरोपियन यूनियन के देशों में, इस स्टील की कीमत 120 रुपए हो जाएगी। और जैसे ही 120 रुपए हो जाएगा तो कोई भी इंपोर्ट इंडिया या चाइना से क्यों करना चाहेगा, वो इंपोर्ट करना चाहेंगे जहां पे ग्रीन एनर्जी यूज होती है इस प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, इसी के साथ साथ जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहां से भी इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे मेजर हिट यहां पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंडिया और चाइना के ऊपर। चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है स्टील का पूरी दुनिया में, तो चाइना को तो टारगेट किया ही गया है, लेकिन इसी के साथ साथ जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा सफर करते हुए दिखेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इंडिया के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट है, जो कि कोल बेस्ड एनर्जी हम इस समय प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है। सो अगर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडीज नहीं देती तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे टाटा स्टील का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास है, और अगर इसके ऊपर टैक्स लग जाए तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्टर यूरोप से इंपोर्ट कर रहा है वो अपनी जेब से तो ये देने से रहा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई अपना प्राइस कम करो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम करो। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और जो इंडस्ट्री इंडिया में ही सफर कर रही है वो एक्चुअली ऑलमोस्ट बंद के कगार पे आ जाएगी। पहला इशू इससे ये होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चाइना के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, चाइना के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, लेकिन चाइना मास प्रोड्यूसर है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाइना के केस में बेटर बन जाता है। इसी वजह से जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है वहां पे आपको एक मेजर डर दिखता है कि चाइना की कंपनी इंडिया में कहीं डंप करना शुरू ना करे, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनसे मार्केट शेयर खिंचना जाए। ये अभी भी डर बना रहता है हमेशा। इसी वजह से जो चाइना के प्राइजेज हैं वो इतने ड्रास्टिकली चेंज नहीं होंगे जितने ड्रास्टिकली इंडिया के प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, और इंडिया की जो कंपनीज है वो सफर करेगी। पहला इशू यहां पे आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा इशू है कि अगर हम स्टील यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा गिरेंगे। रिसेंटली जो टैरिफ वॉर शुरू हुई इसके अंदर हम एक्सपोर्ट यूएस को ऑलरेडी कम कर रहे हैं, जिससे हमारी जीडीपी के अंदर 0.5% का इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखता है। लेकिन अगर हम स्टील भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी जीडीपी और भी ज़्यादा गिर सकती है। इसका ये मतलब है जो एमर्जिंग नेशन है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हर एक देश ये कह
कह रहा है कि आप लोगों ने, मतलब यूरोप ने, यूके ने, यूएस ने अपनी ग्रोथ को, जब आप डेवलपिंग नेशन थे, डेवलप हो रहे थे, तो आपने बहुत सारा प्रदूषण फैला लिया, एयर पॉल्यूशन कर लिया। लेकिन आज की डेट में जब हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हम पे टैक्सेस लगा रहे हो। इसलिए बोला जा रहा है कि इस इशू को यूएन में उठाया जाएगा। लेकिन जो यूएन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही यूजफुल बची है, तो मतलब यूजलेस बॉडी इस समय पे बन चुकी है। तो इस वजह से जो इंडियन मार्केट है इस पे खतरा है, और इंडिया स्टॉक मार्केट भी हो सकता है गिरते हुए दिखे। इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली एकदम से नहीं होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में दिखेगा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है अगर वो गिर गई तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। सो अभी तक यूएस से हम डील कर रहे थे, अब यूरोपियन यूनियन भी आ गया। चाइना ने दूसरी तरफ ये बोला है कि आप मेरे पे तो टैरिफ लगा रहे हो, इसका जो भुगतान है ये आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या इंडिया ये चीज कर सकता है? नहीं कर सकता। यही चीज हमने इस समय पे देखी है, जैसे यूएस के केस में हुआ वही चीज यूरोप के केस में होगा। मतलब हम कुछ नहीं बोलने वाले। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यूएस ने अटैक कर दिया है वेनेजुएला पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो वेनेजुएला है वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल का। इंडिया मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, इंक्लूडिंग चाइना। अब यहां पर जब हमला हुआ तो यूएस क्या करना चाह रहा है, ये जो सबसे बड़ा ऑयल का खदान है इसको कब्जाना चाह रहा है, ताकि ऑयल के प्राइसेस को यहां पे रेगुलेट किया जा सके। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय पे, तो इस समय पे मोस्ट प्रॉब्ली मंडे के अंदर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये हमें हाई दिखेंगे। तो जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इनपुट कॉस्ट क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 1 किलो आलू चाहिए, सो 1 किलो आलू आपके किसी फार्मर ने उगा दिए, लेकिन सारी चीज़ों में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ ले जाई जा रही है तो वहाँ पे ऑयल फूकेगा, और इंडिया इतना ऑयल बनाता ही नहीं है, इसलिए वो नेट इंपोर्टर है। अब अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब जो इस समय पर 2026 के अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, सबसे पहले उसको रोका जाएगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाई किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फन फैक्ट ये आता है कि जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता ही नहीं है वेनेजुएला से, क्योंकि वो सिर्फ 1.5% इंपोर्ट करता है। क्योंकि जब यूएस के सैंक्शंस लगे थे तो सारा का सारा इंपोर्ट इंडिया ने रोक दिया था। लेकिन जो चाइना है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का वेनेजुएला से, और सेकंड सबसे बड़ा इंपोर्टर पता है कौन है? कोई दूसरा नहीं है, वो यूएस ही है। मतलब उसी ने सैंक्शंस लगाए हैं और वही इंपोर्ट भी कर रहा है। अब जो सेकंड सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो चाहता है कि ये सारा इंपोर्ट मैं कर लूँ, मैं चाइना को ये दूँ ना, इसी वजह से उसने उस पर अटैक कर दिया है। फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि अगर ये जो सप्लाई है कुछ टाइम तक बंद हो जाती है या फिर यहाँ पर डिसरप्शन होती है, सो ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर एक्चुअली इम्पैक्ट आएगा। और ये माना जा रहा है कि मंडे की मार्केट के अंदर जब मार्केट खुलेगी तो सारे गैसेस और मेटल के अंदर गैप अप देखने को मिलेगा। मतलब इन सब के प्राइजेस बढ़ेंगे, इसमें गोल्ड भी आएगा, सिल्वर भी आएगा, सब आएगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है, जो भी डिपेंडेंट है इन दोनों पॉलिसीज के ऊपर, उन सारे देशों की स्टॉक मार्केट में एक गैप डाउन ओपन होता हुआ खुल सकता है, ये इस समय पे माना जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है, जो होना है वो मंडे तक हो जाएगा। और मंडे चाहे गैप डाउन हो जाए, चाहे डाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्यूसडे के बाद ये सारी चीज़ें प्राइज इन हो चुकी होती हैं। अब अगर आप देखोगे जो यूएस है, ये जब भी ऐसी कोई हरकत करता है ये वीकेंड पे करता है, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि जो मंडे की मार्केट है आप उसमें कुछ कर पाओ। जिसने लॉन्ग करा हुआ है वो भी फंसा हुआ है, जिसने शॉर्ट करा हुआ है वो भी फंसा है। अब जब बाजार खुलेगा तो अगर मार्केट ऊपर गई तो लॉन्ग वाले के मजे, अगर मार्केट नीचे गई तो शॉर्ट वालों के मजे। अदरवाइज नेट नेट मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और अगर हम 2026 की बात करें तो अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा जो पैसा है वो गोल्ड और सिल्वर में और ज़्यादा जाता हुआ दिख सकता है। तो जो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो एमर्जिंग मार्केट हो, चाहे वो बड़ी मार्केट हो जो कि एमर्ज हो चुकी है, उन सारी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिस वजह से गोल्ड के प्राइजेस, सिल्वर के प्राइजेस यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर हम बात करें क्या इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा इससे इंपैक्ट होगी, यस, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा। स्लो एंड स्टेडी आपको इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्राइस इन करेगी, लेकिन जो जीडीपी के नंबर हैं अगर वो गिरते हैं क्रूड ऑयल की वजह से या फिर हमारे एक्सपोर्ट जो हैम्पर हुए हैं उस वजह से, तो हमारी मार्केट यहाँ से गिरते हुए दिख सकती है। ये सारी न्यूज़ रिसेंटली सिर्फ एक दिन में आई है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये प्लान कर रहे थे कि भाई 2026 बहुत अच्छा होगा, जैसे हमने कल वीडियो बनाई, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप कंसिडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाता है। तो इसी वजह से आपको ये सारे सिनेरियो समझने हैं। लेकिन अगर मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझूं, जहाँ पे मैं 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं बात करूँ, रशिया यूक्रेन की जब वॉर शुरू हुई थी, तो बाजार के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने तक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। बाजार में कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे थे, बाजार गिर रहा था, हर इंसान टेंशन में था, क्योंकि उस समय पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़ रहे थे। लेकिन जब 6 महीने बीत गए तो प्राइस इन हो गया। बाजार हर चीज़ को डिस्काउंट करता है। अगर आपको बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो आपको बाजार में आना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी यही होगा। 2 4 5 महीने, साल भर चीज़ें हो सकता है ख़राब हो, डिपेंडिंग ऑन आगे कैसे एक्शंस होते हैं। उसके बाद चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मंडे के बाजार पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग या शॉर्ट करा हुआ है, मंडे हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हों जो कि आपको सस्ते प्राइस में मिले। अगेन एक मेजर रिस्क, अगर आप कभी भी स्टील वाली इंडस्ट्रीज में जाते हो, जैसे टाटा स्टील हो गई, JSW स्टील हो गई, अगर मंडे के बाजार में यहाँ पे गैप डाउन मिले या बाजार में करेक्शन देखने को मिले, तो इन सारे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कितना ये एक्सपोर्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20-25% के आसपास ये एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के देशों के अंदर। तो मोस्ट प्रॉबेबली ये हो सकता है कि इनके रेवेन्यूज़ में एक मेजर हैम्पर देखने को मिले। तो इसी वजह से स्टील इंडस्ट्री के ऊपर भी एक मेजर खतरा आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है ये कैसे खुद को डाइवर्सिफाई करती है इन सारी सिचुएशन से। अगर यहाँ पे ये सीन हो जाता है, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रहती है, तो रुपया यहाँ से 90 पार, इवन 95 भी हो सकता है, साल के एंड तक पहुँच जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? स्टील हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे यूरोप में, तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। जब हम स्टील भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम और भी डॉलर कम कराएंगे, जिससे GDP गिरेगी हमारी। इसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल है ये महंगा हो जाएगा, तो हमें और डॉलर देना पड़ेगा। दो तरफ से एज एन इंडियन हमें मार पड़ रही है, तो हमारा जो रुपया है ये और ज़्यादा गिरेगा। अब जब रुपया गिरेगा, तो अगर इंडिया कोई ऐसी पॉलिसी लिया है हमारे नेक्स्ट बजट में जहाँ पे हम टैक्स रिबेट दे दें स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस आते हुए देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे सिनेरियो अगले 1 से 2 दिन में रहेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ें कैसे कवर अप होती है। क्या यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को सही से मैनेज कर पाता है? क्या इसके अंदर कोई रिबेट मिलती है इंडिया को? क्योंकि हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तब तो बढ़िया है, अदरवाइज मंडे की जो मार्केट है इसमें काफ़ी ज़्यादा लाल लाल रंग आपको देखने को मिल सकता है। और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देखो कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है। क्या वो यूरोप के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है? जैसे टाटा स्टील में देख रहा था 45% कंजम्पशन डोमेस्टिक है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 55% एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में भी अलग अलग नेशन में है और यूरोप में एक मेजर चंक है। तो टाटा स्टील में हो सकता है एक मेजर गिरावट देखने को मिले। सो अगर आप देखोगे किसी भी देश को बर्बाद करना है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसकी इकोनॉमी पे हमला करो। जब इकोनॉमी वहाँ पे थोड़ी सी हिल जाए तो उसके बाद उसके लोगों पे हमला करो। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम वैसे भी नहीं है। और अगर इससे भी काम ना चले तो वहाँ पे रिलीजन के ऊपर लड़ाई फैला दो, जो आपको पता है इस समय पे हमारे पड़ोसी देशों के अंदर क्या हो रहा है। और यही चीज़ हमारे देशों में भी होते हुए दिख रही है। जैसे क्रिसमस के ऊपर जो हमले हुए वो आपको पता होगा, न्यू ईयर पे भी काफ़ी लोगों पे हमले हुए वो भी आपको पता होगा। तो अगर आपको एज अ नेशन ग्रो करना है तो हमें इन सारी की सारी चीज़ों से लड़ाई करनी है। जो बाहर के लोग हैं उनसे भी लड़ना है, जो इंडिया के अंदर इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं उससे भी लड़ना है। तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपके देश के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो भी आपके देश से FII का पैसा जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आपके देश में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। सो अगर आप ये सोचते हो कि एज ए इन्वेस्टर मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब रेट कट होता है तो आपको क्या रेट कट मिला? नहीं, मतलब डायरेक्टली तो आपको नहीं मिला, लेकिन आपने लोन लिया होगा तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल पे पड़ता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन सारी चीज़ों से आप अपडेटेड रहो। एज अ इन्वेस्टर हर चीज़ों को लेकर के वोकल रहो, और जो ऐसी वीडियोज़ बनाए उसको सब्सक्राइब करो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।